कैसे 6 लोगों ने पूरी दुनिया की यात्रा की। एक बार की बात है, एक आदमी था जो हर तरह की कला जानता था। उसने युद्ध में सेवा की और खुद को बहादुरी और अच्छे तरीके से संभाला। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तो उसे छुट्टी मिल गई और वह अपनी जेब में अपने वेतन के 3 पैसे लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। रुको, उसने कहा, यह मुझे पसंद नहीं है, बस मुझे सही लोगों को खोजने दो और राजा अभी भी मुझे अपने राज्य के सभी खजाने दे देंगे। वो गुस्से में जंगल में चला गया और वहां उसने एक आदमी को खड़ा देखा जिसने 6 पेड़ों को ऐसे उखाड़ दिया था जैसे वे तिनके हों। उसने उससे कहा, क्या तुम मेरे नौकर बनोगे और मेरे साथ यात्रा करोगे? हाँ, उसने उत्तर दिया, लेकिन सबसे पहले मैं लकड़ियों का ये छोटा सा गट्ठा अपनी माँ के पास ले जाऊंगा। और उसने एक पेड़ लिया और उसे बाकी 5 के चारों ओर लपेट दिया, गट्ठा अपने कंधों पर उठाया और उसे ले गया। फिर वह वापस आया और अपने मालिक के साथ चला गया, जिसने कहा, हम दोनों को पूरी दुनिया की यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए। और जब वे थोड़ी दूर चले गए तो उन्हें एक शिकारी मिला, जो घुटनों के बल बैठा था। उसकी बंदूक उसके कंधे पर थी और वह किसी चीज पर निशाना साध रहा था। मालिक ने उससे पूछा, शिकारी, तुम किस पर निशाना साध रहे हो? उसने उत्तर दिया, इस स्थान से 2 मील दूर एक मक्खी ओक की शाखा पर बैठी है, मैं उसकी बाईं आंख निकालना चाहता हूँ। ओह, मेरे साथ चलो, आदमी ने कहा, अगर हम तीनों एक साथ हैं तो हम आसानी से दुनिया भर में यात्रा कर सकते हैं। शिकारी सहमत हो गया और उसके साथ चल पड़ा और वे 7 पवन चक्कियों के पास पहुंचे जिनके पाल बहुत तेजी से घूम रहे थे और फिर भी हवा का एक झोंका भी नहीं था, न ही एक पत्ता हिल रहा था। आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता कि उन पवन चक्कियों को क्या घुमा रहा है, थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही है। इसलिए वह अपने नौकरों के साथ आगे बढ़ गया और जब वे 2 मील चले गए तो उन्होंने एक आदमी को एक पेड़ पर बैठे देखा, जो अपनी एक नाक को पकड़े हुए था और दूसरी से फूंक रहा था। मित्र, तुम वहां ऊपर क्या देख रहे हो? आदमी ने पूछा। उसने उत्तर दिया, इस स्थान से 2 मील दूर 7 पवन चक्कियां खड़ी हैं, देखो, मैं उन्हें घुमाने के लिए फूंक मार रहा हूँ। ओह, मेरे साथ चलो, आदमी ने कहा, अगर हम 4 एक साथ हों तो हम आसानी से दुनिया भर में यात्रा कर सकते हैं। इसलिए धौलकनी नीचे उतरी और उसके साथ चली गई और कुछ समय बाद उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक पैर पर खड़ा था और दूसरे पैर की पट्टियां खोलकर उसके पास लेटा दिया था। तब स्वामी ने कहा, तुमने आराम करने के लिए खुद को बहुत आरामदायक बना लिया है। मैं एक धावक हूँ, उसने उत्तर दिया, और इसलिए कि मैं अधिक तेजी से न दौड़ूं, मैंने एक पैर खोल लिया है। जब मैं 2 पैरों से दौड़ता हूँ तो एक पक्षी से भी अधिक तेजी से दौड़ता हूँ। ओह, मेरे साथ चलो, अगर हम 5 साथ हों तो हम आसानी से दुनिया भर में यात्रा कर सकते हैं। इसलिए वह उसके साथ चला गया और कुछ ही देर बाद उन्हें एक आदमी मिला जिसने एक छोटी सी टोपी पहन रखी थी, लेकिन उसने इसे एक कान पर लटका रखा था। शिष्टाचार, शिष्टता। स्वामी ने उससे कहा, अपनी टोपी एक कान पर मत लटकाओ, तुम पागल जैसे दिखते हो। मैं हिम्मत नहीं कर सकता, दूसरे ने कहा, क्योंकि अगर मैं अपनी टोपी ठीक से पहन लूं तो इतनी ठंड पड़ेगी कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी जमकर जमीन पर गिर पड़ेंगे। ओह, मेरे साथ चलो, स्वामी ने कहा, अगर हम 6 एक साथ हैं तो हम आसानी से दुनिया भर में यात्रा कर सकते हैं। अब 6 एक शहर में आए जहां राजा ने घोषणा की थी कि जो कोई भी उसकी बेटी के साथ दौड़ में भाग लेगा और जीतेगा, उसे उसका पति बनना चाहिए, लेकिन अगर वह हार गया तो उसे अपना सिर खोना होगा। ये बात उस आदमी को बताई गई जिसने घोषणा की थी कि वो प्रतियोगिता में भाग लेगा, लेकिन उसने कहा, मैं अपने नौकर को मेरे लिए दौड़ने दूंगा। राजा ने उत्तर दिया, तब तो आप दोनों के सिर दांव पर लगा दिए जाएंगे और विजेता के लिए आपका और उसका सिर गारंटी के साथ देना होगा। जब ये तय हो गया और सब तय हो गया तो उस आदमी ने धावक के दूसरे पैर पर पट्टी बांधी और उससे कहा, अब फुर्तीला बनो और देखो कि हम जीतते हैं। ये तय हुआ कि जो भी दूर से किसी नाले से सबसे पहले पानी निकालेगा वही विजेता होगा। फिर धावक ने एक घड़ा लिया और राजा की बेटी ने दूसरा, और वे दोनों एक साथ दौड़ने लगे, लेकिन एक पल में जब राजा की बेटी बस थोड़ी ही दूर रह गई,
कोई भी दर्शक धावक को नहीं देख सका और ऐसा लगा जैसे हवा सीटी बजाकर गुजर गई हो। थोड़ी देर में वह नाले के पास पहुंच गया, अपने घड़े में पानी भरा और फिर से घूम गया। लेकिन घर पहुंचने के आधे रास्ते में उसे बहुत नींद आ गई। उसने अपना घड़ा नीचे रख दिया, लेट गया और सो गया। हालांकि उसने घोड़े की खोपड़ी को जो जमीन पर पड़ी थी अपने तकिए के रूप में रख लिया था, ताकि उसे ज्यादा आराम न मिले और वह जल्दी ही जाग जाए। इस बीच राजा की बेटी, जो एक आम आदमी की तरह ही अच्छी तरह से दौड़ सकती थी, नदी के किनारे पहुंची और अपने घड़े में पानी भरकर वापस आई। जब उसने धावक को वहां सोते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुई और बोली, मेरा दुश्मन मेरे हाथों में सौंप दिया गया है। उसने उसका घड़ा खाली किया और आगे भाग गई। अब तक सब कुछ नष्ट हो चुका होता यदि सौभाग्य से शिकारी महल की मीनार पर खड़ा न होता और अपनी तेज आंखों से सब कुछ न देख लेता। उसने कहा, राजा की बेटी हमसे आगे नहीं बढ़ेगी, और अपनी बंदूक लोड करते हुए उसने इतनी चतुराई से गोली चलाई कि उसने धावक के सिर के नीचे से घोड़े की खोपड़ी को गोली मार दी, बिना उसे चोट पहुंचाए। फिर धावक जाग गया, उछल पड़ा और उसने देखा कि उसका घड़ा खाली था और राजा की बेटी बहुत आगे थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने घड़े के साथ वापस नदी की ओर भागा, उसे एक बार फिर पानी से भर दिया और राजा की बेटी के आने से 10 मिनट पहले घर पहुंच गया। देखिए, उन्होंने कहा, मैंने अभी अभी अपने पैरों का व्यायाम किया है, यह कोई दौड़ने जैसी बात नहीं है। लेकिन राजा और उसकी बेटी उससे भी ज्यादा नाराज थे कि उसे एक आम बर्खास्त सैनिक ले जाए। उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया कि वे उसे और उसके साथियों को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो राजा ने उससे कहा, मुझे एक रास्ता मिल गया है, डरो मत, वे फिर कभी घर नहीं आएंगे। उसने उनसे कहा, अब तुम सब मिलकर मौज मस्ती करो, खाओ पियो, और वो उन्हें एक कमरे में ले गया जिसका फर्श लोहे का था, दरवाजे भी लोहे के थे और खिड़कियां लोहे की बनी हुई थीं। कमरे में एक मेज पर स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ था। राजा ने उनसे कहा, अंदर जाओ और आनंद लो, और जैसे ही वे अंदर गए उसने दरवाजे बंद करवा दिए और कुंडी लगा दी। फिर उसने रसोइये को बुलाया और उसे आदेश दिया कि जब तक लोहा लाल न हो जाए तब तक कमरे के नीचे एक बड़ी आग जलाए रखो। रसोइये ने वैसा ही किया और मेज के चारों ओर बैठे 6 लोगों को लगा कि यह बहुत गर्म हो गया है और उन्होंने सोचा कि यह उनके अच्छे खाने की वजह से है। लेकिन जब गर्मी और भी बढ़ गई और वे बाहर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, तब उन्हें पता चला कि राजा उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था और उनका दम घोंटना चाहता था। लेकिन वह सफल नहीं होगा। उसने छोटी टोपी के बारे में चिल्लाते हुए कहा, मैं ऐसी ठंड लाऊंगा कि आग शर्मिंदा हो जाएगी और बुझ जाएगी। इसलिए उसने अपनी टोपी सीधे पहनी और तुरंत ऐसी ठंड आई कि सारी गर्मी गायब हो गई और बर्तनों पर रखा खाना जमने लगा। जब कुछ घंटे बीत गए और राजा को लगा कि वे गर्मी से बिल्कुल मर चुके होंगे, तो उसने दरवाजे खुलवाए और खुद देखने के लिए अंदर गया। लेकिन जब दरवाजे खोले गए तो सभी 6 जीवित और स्वस्थ खड़े थे और कह रहे थे कि वे खुश हैं कि वे खुद को गर्म करने के लिए बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कमरे में बहुत ज्यादा ठंड के कारण बर्तनों में रखा सारा खाना जम गया था। तब राजा गुस्से में रसोइये के पास गया और उसे डांटा और उससे पूछा कि उसने जो कहा गया था वह क्यों नहीं किया। लेकिन रसोइये ने जवाब दिया, वहां पर्याप्त गर्मी है, खुद ही देख लो। तब राजा ने लोहे के कमरे के नीचे एक बड़ी आग जलती देखी और समझ गया कि वह इस तरह से 6 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजा अब फिर से सोचने लगा कि वह अपने अवांछित मेहमानों से खुद को कैसे मुक्त कर सकता है। उसने मालिक को अपने सामने आने का आदेश दिया और कहा, यदि आप सोना ले लेंगे और मेरी बेटी पर अपना अधिकार छोड़ देंगे तो आपको जितना चाहें उतना मिलेगा। हाँ महाराज, उसने उत्तर दिया, मुझे उतना दीजिए जितना मेरा सेवक उठा सके और मैं आपकी बेटी को दे दूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस आदमी ने कहा, मैं 14 दिन में आकर इसे ले जाऊंगा। फिर उसने राज्य के सभी दर्जियों को बुलाया और उन्हें 14 दिन तक एक बोरी पर सिलाई करने के लिए बैठाया। जब ये काम पूरा हो गया तो उसने पेड़ों को उखाड़ने वाले बलवान व्यक्ति को बोरी अपने कंधे पर उठाकर राजा के पास ले जाने को कहा। तब राजा ने कहा,
ये कितना शक्तिशाली व्यक्ति है जो अपने कंधे पर एक घर के बराबर बड़ी लिनेन की गठरी उठाए हुए है। और वह बहुत डर गया और सोचने लगा, ये कितना सोना लेकर भाग जाएगा। फिर उसने 1 टन सोना मंगवाया, जिसे 16 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों को उठाना था, लेकिन बलवान व्यक्ति ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और बोरी में डालते हुए कहा, तुम मेरे लिए और क्यों नहीं लाते? यह मुश्किल से नीचे तक ही पहुंच पाता है। फिर राजा को अपने खजाने को लाने के लिए बार बार भेजना पड़ा, जिसे बलवान व्यक्ति ने बोरी में ठूंस दिया और बोरी केवल आधी भरी हुई थी। उसने चिल्लाकर कहा, और लाओ, इन टुकड़ों से यह पूरा नहीं भरेगा। इस प्रकार पूरे राज्य का 7,000 सोना धोया गया। बलवान व्यक्ति ने इन्हें बैलों सहित बोरे में ठूंस दिया। उन्होंने कहा, मैं अब और विशेष नहीं रहूंगा और जो भी आएगा ले लूंगा ताकि बोरी भर जाए। जब सब कुछ डाल दिया गया और फिर भी कुछ नहीं बचा, तो उसने कहा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। जब बोरी पूरी तरह से न भरी हो तो उसे बांधना आसान होता है। फिर उसने उसे अपनी पीठ पर लादा और अपने साथियों के साथ चला गया। अब जब राजा ने देखा कि कैसे एक अकेला आदमी पूरे देश की संपत्ति ले जा रहा है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने घुड़सवारों को भेजा और छहों का पीछा किया और उस मजबूत आदमी को बोरी सहित वापस लाया। 2 रेजिमेंटों ने जल्द ही उन्हें पकड़ लिया और उनसे कहा, तुम कैदी हो, सोने की बोरी रख दो या तुम्हें मार दिया जाएगा। तुम क्या कहते हो? धौलकिनी ने कहा, हम कैदी हैं। उससे पहले तुम्हें हवा में नाचना होगा। और उसने एक नथुने से फूंक मारी और दूसरे से दोनों रेजिमेंटों पर फूंक मारी। वे अलग हो गए और पहाड़ों के ऊपर नीले आसमान में उड़ गए, एक इधर और दूसरा उधर। एक सार्जेंट मेजर ने दया की भीख मांगते हुए कहा कि उसे 9 घाव लगे हैं और वो एक बहादुर आदमी है और इस अपमान का हकदार नहीं है। इसलिए फूंकने वाले ने उसे छोड़ दिया और वह बिना किसी चोट के नीचे आ गया। फिर उसने उससे कहा, अब घर जाकर राजा से कहो कि अगर उसने और घुड़सवार भेजे तो मैं उन सभी को हवा में उड़ा दूंगा। जब राजा को ये संदेश मिला तो उसने कहा, इन लोगों को जाने दो, वे जादू टोने में फंस गए हैं। फिर छहों ने उस खजाने को घर ले आए, आपस में बांट लिया और जीवन के अंत तक संतुष्ट रहे।